दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम HSSC लैब टेक्नीशियन का कट ऑफ लेके आए हैं। ये कट ऑफ हम स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे लेके आए हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमें लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बिजी शेड्यूल होने के चलते मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों कि आपको प्रॉपर टाइम पे वीडियो नहीं दी जा रही है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड HSSC लैब टेक्नीशियन का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वहाँ पे जाके भी आप हमें ज़रूर फॉलो करें और हमारे व्लॉगिंग चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक बात है आपके लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम की, तो आपके एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 307 है। यानी कि 307 वैकेंसीज टोटल है आपके HSSC लैब टेक्नीशियन में। ठीक है। उसके बाद अगर हम पैटर्न ऑफ पेपर बात करें तो पैटर्न जो है वो आपका रिटन एग्ज़ाम 90 मार्क्स है। और उसके बाद जो सोशल एक्सपीरियंस वगैरह के जो आपको प्लस 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये बन जाता है आपका 100, यानी कि ओवरऑल जो है वो 100 का बनता है आपको। ठीक है। तो कट ऑफ पे हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो आपका 75% आपका अवेयरनेस था, रीजनिंग था, मैथ्स था, साइंस था, कंप्यूटर था, इंग्लिश था, हिंदी एंड सब्जेक्ट आपका। उसके बाद अगर हम बात करें 25% वेटेज किसकी थी, हिस्ट्री की थी, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 75 + 25 होता है आपका 100। तो ये था ओवरऑल परसेंटेज आपके सिलेबस का। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी थी। ठीक है दोस्तों, जनरल में 133 थी। ठीक है। नॉन ESM में 97 थी और ESM में 21 और ESP में 15। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में जनरल में 61 थी, नॉन ESM में SC में 49 थी और ESM में SC में 6 वैकेंसीज थी और ESP में भी 6 वैकेंसीज थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें BCA, तो BCA में आपकी जनरल आपकी BCA में 49 वैकेंसीज थी। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन ESM, तो नॉन ESM में 37 और ESM में आपकी 6 थी और ESP में भी आपकी 6 थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें BCB दोस्तों, BCB में 33, तो BCB की नॉन ESM कैटेगरी में 21 वैकेंसीज और इसमें 9 वैकेंसीज थी और इसमें भी आपकी 9 वैकेंसीज थी। तो ये टोटल आपकी वैकेंसीज कितनी थी दोस्तों, ये थी आपकी 307। ठीक है। ये है आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आपके अवेलेबल हैं कैटेगरी वाइज। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमने कई कट ऑफ वीडियोस बनाई, कट ऑफ प्रिडिक्शन वीडियो बनाई। उस पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया किस तरह से आपका कट ऑफ निकल के आता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों के बेसिस पे आपका कट ऑफ जो है निकल के आता है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी कहा कि आपका जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ के लिए आपके 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 या 4 ऐसे फैक्टर होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अपीयर्ड, उसके बाद होता है आपका वैकेंसीज, उसके बाद होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। और थर्ड नंबर पे होता है आपका लेवल ऑफ पेपर। फोर्थ नंबर पे होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। ओके फाइन। सो ये 4 ऐसे स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स की बुनियाद पे आप कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इन सारी को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए
अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं वो ज़्यादा है, पोस्ट कम है, स्टूडेंट ज़्यादा अपीयर हुए हैं, तो वहाँ पे तो आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं कि वहाँ पे आपका कट ऑफ हाई जाने का चांस रहेगा। लेकिन अगर आपका वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेट कम अपीयर हुए यानी कि नॉर्मल अपीयर हुए हैं, तो उस केस में ये रहता है कि आपका कट ऑफ जो है वो लो जाने का चांस रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई भी आपका एग्ज़ाम है, उसमें मान लो 100 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, लेकिन वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज 50 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको छोड़ दो, 100 की जगह मैं करता हूँ 1000। ठीक है, और 50 की जगह मैं 50 वैकेंसीज ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स जो है वो compete करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं। ये आ गया आपका केस 1, ये आ गया आपका केस 2। ठीक है, ये हैं आपके 2 केसेस। इन 2 केसेस में मैंने आपको अलग अलग क्लियरली ये बता दिया कि मान लीजिए आपके पास ऐसी मतलब ये 2 पॉइंट्स लेके मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके 100 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं लेकिन वैकेंसीज 50 हैं। ठीक है, उस केस में हम ये पता लगाते हैं कि एक पोस्ट के लिए जो है वो 2 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं। ठीक है, एक पोस्ट के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मैंने यही वैकेंसीज सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी थी लेकिन कैंडिडेट्स मेरे कितने थे? 1000, तो इसका मतलब ये था कि एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं दूसरे केस में। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले केस में और दूसरे केस में कितना ज़्यादा फर्क है। पहले केस का तो क्लियर है, श्योर शॉट है, इसका कट ऑफ जो है वो लो जाएगा। भाई आप ये भी तो देखें कि क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, इसमें कोई हाई ज़्यादा जाने का चांस नहीं रहता है। बट यहाँ पे जो है वो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई जाने का चांस रहता है, बहुत ज़्यादा हाई। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक तो आपकी वैकेंसीज कम है और एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी आपके एग्जाम्स का। तो यहाँ पे आपके सामने ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट्स जो है वो compete कर रहे हैं, तो आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी आपके सामने। उसके बाद होता है आपका लेवल ऑफ पेपर और नॉर्मलाइजेशन। लेवल ऑफ पेपर का भी कहीं ना कहीं एक मेजर पार्ट रहता है आपकी कट ऑफ को लेके। देखिए, लेवल ऑफ पेपर अगर मान लीजिए कभी कभार जो है वो हाई आया है, ठीक है, लेवल ऑफ पेपर काफ़ी हाई आया है, तो आपका ये जो है लेवल ऑफ पेपर अगर आपका बहुत हाई है तो आपका कट ऑफ जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर लेवल ऑफ पेपर काफ़ी लो है तो उस केस में काफ़ी वो हाई जाने का चांस रहता है कट ऑफ। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ आया कि जो लेवल ऑफ पेपर है कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके कट ऑफ को लेके, आपके कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन मतलब ये चीज़ होती है कि आपका स्कोर को जो है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। अब वो नॉर्मलाइजेशन कहाँ कहाँ होती है? वो आपकी उन एग्जाम्स में होती है जिन एग्जाम का स्पेशली जिन एग्जाम्स को शिफ्ट्स में किया जाता है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, यानी कि 4 शिफ्ट्स में जब आपका एग्जाम को कंडक्ट किया गया तो उस केस में आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। ठीक है, उस केस में आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों होती है? सवाल ये पैदा होता है, आप ये बोलोगे कि सर आप बता रहे हो नॉर्मलाइजेशन होती है, क्यों होती है, क्या रीज़न है? तो उसके लिए शॉर्ट रीज़न यही है दोस्तों कि मान लीजिए आपकी शिफ्ट 1 का पेपर जो है वो इजी था, शिफ्ट 2 का टफ था, शिफ्ट 3 का मॉडरेट था,
और शिफ्ट 4 का भी मतलब टफ था। अब जो इजी वाली शिफ्ट वाले हैं, मान लीजिए उनमें से कैंडिडेट जो है वो 90 ला रहा है 100 में से, जो टॉपर है, जो सबसे टॉप स्कोरर है वो 90 ला रहा है 100 में से। दूसरे केस में जो टफ है वो ला रहा है 70 आउट ऑफ 100, जो टॉपर है वो 70 आउट ऑफ 100। और तीसरे केस में क्या है कि वो ला रहा है कोई 75 आउट ऑफ 100। और इसमें भी जो है वो कैंडिडेट आपका जो टफ है, इसमें भी कैंडिडेट जो है वो कितना ला रहा है 70 आउट ऑफ 100, या मान लो 65। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 शिफ्ट्स के 4 टॉपर हैं और चारों टॉपर्स के अलग अलग स्कोर है। अब एग्जाम तो सेम है, जो भी आपका एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो क्या करेगी, वो ये देखेगी कि जो है वो आपके टॉपर ने कितना स्कोर किया है। ठीक है, आपके टॉपर का जो स्कोर है उस स्कोर को जो है वो नॉर्मलाइज कर देगी। क्या करेगी, ठीक है, जितने भी आपके टॉपर्स हैं इन सब के स्कोर को जो है वो नॉर्मलाइज कर देगी। नॉर्मलाइज इस तरह से किया जाता है, नॉर्मलाइज इस तरह से किया जाएगा कि सो दैट इन सबको जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। अब नॉर्मलाइजेशन इस तरह से की जाती है दोस्तों कि इन चारों के मार्क्स जो है वो इक्वल काउंट हो, इक्वल किए जाए, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, उस जुल्म को अवॉइड करने के लिए आपका जो है वो नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होती है और आपका जो है वो नॉर्मलाइज स्कोर निकल के आता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग एवरीवन इन ए सेम फॉर्म पे लाने के लिए सारे कैंडिडेट्स को जो है वो नॉर्मलाइज कर दिया, सारे कैंडिडेट्स का स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सीधा हम लास्ट पे जंप करते हैं आपके कट ऑफ को लेके। तो जो जनरल का कट ऑफ है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल की वैकेंसीज हैं 133 ES, नॉन ESM में 97, ESM 21, ESP 15। तो अगर हम जनरल की बात करें दोस्तों, जनरल में अगर आपका 60 प्लस स्कोर है तो आप सेफ हो फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद SC में भी अगर आपका 52 प्लस स्कोर है, 52-55 प्लस स्कोर है, आप सेफ हैं। फिर BCA का भी अगर आप 55 प्लस ही हैं, 57 प्लस है तो आपका स्कोर सेफ है। BCB में भी यही कोई अगर आप 56-57 प्लस हैं तो आपका स्कोर जो है वो सेम है। यानी कि ये है रेंज आपके कट ऑफ की, ना ज़्यादा हाई जाएगा ना ज़्यादा लो जाएगा, बट हाँ रेंज यही हो सकती है। देखिए दोस्तों, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपसे कहा है कि कट ऑफ जो है वो जो प्रिडिक्शन होती है हमारी वो गलत भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो परफेक्ट हो, परफेक्ट कभी भी नहीं होती है दोस्तों, नंबर्स में कभी भी परफेक्ट नहीं होती। आप हमारी पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। हाँ मतलब रेंज होती है, स्पेसिफाइड रेंज। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि 60 प्लस जाएगा, तो 60 प्लस जाने का मतलब ये होगा कि आपका 61 भी जा सकता है, 62 भी जा सकता है, 63 भी जा, या 60 ही जा सकता है। ठीक है, या 60 से नीचे भी आ सकता है, 60, 59, 58 तक, इतना तक आ सकता है। तो मतलब ये एक रेंज होती है, यानी कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो एक स्पेसिफाइड रेंज बताते हैं आपको, उस रेंज में आपका कट ऑफ जो है वो निकल के आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इतना ही जा सकता है आपका। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या जा सकता है, और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका स्कोर कितना है, आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। या अगर आपको कुछ आइडिया लगता है कि सर इतना जा सकता है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले, वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी हमें जाके ज्वाइन करें। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।